चलिए, मोस्ट वेलकम। आज से हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यह सब्जेक्ट बोला जाए जिस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। क्या नाम है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोला जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टेड पेपर के साथ साथ आपका स्कोरिंग पेपर भी माना जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी का पहला क्लास आज है कुछ बेसिक तत्वों को। पहला बात, एटलस को समझने का कोशिश कीजिएगा। एटलस में समझते हैं ना, जिस चीज को हम लोग मानचित्र के द्वारा पढ़ाई करते हैं। मानचित्र मतलब उसकी आकृति दी जाएगी और उस आकृति के अनुसार आपको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ज्योग्राफी का लगभग 90% आपको आकृति के आधारित पर समझना पड़ेगा। तो बी रिमेंबर, देखो मार्केट में बहुत सारे किताब हैं। अपनी अध्ययन की सीधी के लिए एक एटलस को जरूर रखिएगा अपने पास। एटलस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो भी कीमत में लिखता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड, ठीक है, एटलस सबसे मतलब सटीक माना गया है। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे एटलस है, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में। जब आपको यह टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आपको मदद करेगा एटलस में, और कोशिश करेंगे हम पिक्चर से समझाने का। ठीक है, तो आइए, जैसा कि जानते हैं कि ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल। पूरा अच्छी एनर्जेटिक से पढ़िएगा। तो भूगोल जो पढ़ा गया, हम लोग को भूगोल अध्ययन की दृष्टि से दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में? दो भाग में। एक भाग को कहते हैं हम लोग भारत का भूगोल और दूसरे कहते हैं विश्व का भूगोल। कितने, कौन कौन सा नाम बोले एक बार? भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड जो होता है ना, सौरमंडल, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल के बारे में। किसके बारे में? भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल को जैसे ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। भूगोल क्या है, भूगोल का शब्द का जन्मदाता कौन था, भूगोल का नींव क्यों पड़ा, ठीक है। और पहला जो टॉपिक होगा भारत का भूगोल में, हम लोग भारत का सीमा क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, विस्तार क्या है, कितनी अक्षांश पर है, देशांतर पर है, ये सारे चीज को क्रमबद्ध तरीका से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम। भूगोल का जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, देखो पहला जो आपका लिखा गया भारत का भूगोल। भूगोल का नामकरण क्या पड़ा? भूगोल शब्द का जो जन्म देने वाले जिसको माना जाता है, जिस कंट्री को उसे माना जाता है यूनान। क्या माना जाता है? यूनान। तो भूगोल शब्द का उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को ही जाता है। यूनानियों ने ही सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति की थी। और उस व्यक्ति का जो नाम आता है, जिन्होंने इस भूगोल शब्द का नींव रखा, उस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थेनीस। क्या नाम है? नाम नहीं भूलिएगा इसके व्यक्ति का नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भूगोल शब्द का जो नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? इरेटो, क्या नाम था? इरेटोस्थेनीस। तो देखो बोला गया है भूगोल को एक अलग पेपर के रूप में जाना जाता है। तो वही बोला, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले जिस यूनानी विद्वान का नाम था, उस यूनानी विद्वान का नाम था इरेटोस्थेनीस। इसी कारण इरेटोस्थेनीस को कहा जाता है भूगोल का पिता। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता बोलो, भूगोल का जनक बोलो, भूगोल की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम है, तो उस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थेनीस। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि भूगोल के पिता के नाम से कौन जाने जाते, उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? फिर से बोलो साउंड में, क्या नाम है इसका? इरेटो। ठीक है। उसके बाद एक और व्यक्ति हुए जिन व्यक्ति का नाम था हेकिटियस। क्या नाम था? इरेटोस्थेनीस के बाद एक दूसरे व्यक्ति हुए जिस व्यक्ति का नाम था हिकेटियस। इन्होंने अपनी पुस्तक, पुस्तक का नाम था पैराडाइस। क्या नाम था? पैराडाइस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का समावेश किया। हम लोग भूगोल का तो नहीं डाले, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अध्ययन करना है, दैट इज कॉल्ड भौगोलिक तत्व। उस भौगोलिक तत्व को जो समावेश करने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था आपका? हिकेटियस। क्या नाम था? तो हिकेटियस भूगोल का पिता नहीं है। भूगोल का पितामह कौन बने थे? इरेटोस्थेनीस। लेकिन अगर भौगोलिक तत्वों का जो समावेश किए, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सब अलग अलग पेपर है, तो हम लोग जो भूगोल है उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करेंगे, तो उसकी जो पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था हिकेटियस। क्या नाम था? और जिस शब्द का प्रयोग, ज्योग्राफी का शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, वही जो पितामह थे, इरेटोस्थेनीस। क्या नाम था? इरेटो। तो अगर बोला जाएगा ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इरेटोस्थेनीस। भूगोल का पितामह के नाम से किसे जाना जाएगा? और भौगोलिक तत्वों का समावेश करने वाले जिस व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? हिकेटियस। इतनी बात समझ में आई? बात इतनी थी। ये बेसिक आइडियाज जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। अब आइए उसके बाद
हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी हम लोग तो पढ़ेंगे पहले भारत का भूगोल। तो इस वर्ल्ड मैप पर हम लोग का भारत है कहां पर? कहीं तो हम लोग का दुनिया में इस ग्लोब पर तो भारत का नक्शा होगा कि नहीं रहेगा नक्शा? है। जैसा कि आप लोग बचपन से जानते हैं कि टोटल महादेश की संख्या कितनी है? 7। कितने महादेश है? 7। उसी 7 महादेश में एक महादेश का नाम आता है एशिया महादेश। क्या नाम आता है? और उसी एशिया महादेश में एक आता है एक देश जिसका नाम है भारत। क्या नाम है? तो देखो 7, ये पूरा कंटिनेंट है, पूरा 7 महादेश। ये 7 महादेश में देखिए, एक क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दूसरा देश का नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद क्या आता है? यूरोप। फिर उसके बाद क्या है? अफ्रीका। उसके बाद क्या है? एशिया। फिर उसके बाद क्या है? और एक नीचे में है अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा, सब महादेश की संख्या टोटल कितना है? 7। ध्यान से समझिएगा, इस 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश का नाम कौन होता है? एशिया महादेश। और उसी एशिया महादेश में हम लोग का भारत है। उसी एशिया महादेश के भीतर में हमारा जो देश है, वो देश का नाम क्या है? भारत। तो महादेश की संख्या टोटल कितना? कितना? 7। काउंट कराओ। पहला नाम क्या? दूसरा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद अंटार्कटिका। देखो ये जो होता है एशिया महादेश की पूरा ग्लोब का पिक्चर्स है। इस ग्लोब में ये 7 महादेश अंकित है। अब मान लो जब हम इस ग्लोब में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं तो पोजीशन होगा भारत का। तो भारत के पोजीशन को या पूरा विश्व के देश को जो दर्शाया जाता है ग्लोब पर, वो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से? तो अब एक क्वेश्चन आएगा, सर ये अक्षांश और देशांतर होता क्या है? तो देखो, देशांतर जो रेखा होती है, सपोज दैट ये ग्लोब है, ठीक है, और इस ग्लोब 0 डिग्री से जो रेखा क्रॉस करती है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? दूसरी भाषा में इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर से क्रॉस करती है। तो अगर ये ग्लोब है तो इस ग्लोब को कितने भाग में बांट देती है? 2 भाग में। कितने भाग में बांटती है? 2 भाग में। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वालों को क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्थ साउथ। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? ये हम लोग का उत्तर दक्षिण। एक क्या आएगा आपका? पूरब और पश्चिम। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए, पृथ्वी हमारा मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में करती है? पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब? पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। सूर्य की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमेगी। वो पूरब से पश्चिम मूवमेंट नहीं होता है। किस दिशा में घुसेगी? पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो देखो याद रखने का ट्रिक्स है, अगर हम लोगों ने सीधी लाइन मतलब टॉप टू बॉटम खींचा तो ये लाइन हम लोग कहता है देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। और अगर आपका ये जमीन की ओर इस तरह खींचा जाता है, ये कहलाती है हमारी अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती है? ठीक, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो मानी गई, कितनी मानी गई है? 180। लेकिन ये 0 डिग्री वाला को मान के टोटल कितना होता है? 181। और देशांतर रेखा की टोटल संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360। तो टोटल देशांतर रेखा की संख्या होती है 360। और एक बार पृथ्वी को चक्कर मारने में कितना? 24 घंटे का लगभग लगता है। तो इसीलिए अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाएगी, जैसे एक देशांतर है, यहां से यहां तक जाने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। मतलब एक देशांतर से दूसरी देशांतर में पहुंचने में फिर तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। तो टोटल देशांतर की संख्या कितनी होती है? 300। और अक्षांश की संख्या 180। और 0 डिग्री वाला को मान लेगा तो टोटल क्या आ जाएगा? 181। तो अक्षांश क्या होता है? देशांतर समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझिए, इस अक्षांश और देशांतर पर भारत का नक्शा जो होता है इसे कहा जाता है, देखो ऊपर वाला हमारा क्या हुआ? नॉर्थ। अब ध्यान से समझिएगा, देखो हम लोग जैसा कि पृथ्वी को अगर बांटेंगे तो 4 सेक्शन में हम लोग बांट सकते हैं डायरेक्शन की दिशा में। ठीक, ऊपर वाला जो डायरेक्शन कहलाता है हमारा नॉर्थ, और नीचे वाला क्या कहलाता है? साउथ। उसके बाद अगला जो कहलाता है हमारा ईस्ट, और दूसरा वाला क्या कहलाता है?
वेस्ट। तो भारत जो आपको देखने को मिलेगा ये नॉर्थ और ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन में आता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में तो देखो, तो थोड़ा सा बात यहां पहले समझ लो, फिर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भारत का अक्षांश पोजीशन क्या है, देशांतर। अभी केवल एक आउटलाइन लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड अभी यूज करेंगे हम लोग, इसीलिए। तो ये तो आपको पता चल गया कि सर अक्षांश कहाँ है, देशांतर है। तो दूसरी बात आती है, एक वर्ड यहाँ पर हुआ कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा किसे कहा जाता है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसी को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को माना जाता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोले, 23.5 डिग्री। देखो ये डायरेक्शन, ये इक्वेटर दो भाग में बांटता है पृथ्वी को, तो ऊपर वाला उत्तर हुआ और नीचे वाला क्या सेक्शन हुआ मेरा, दक्षिण का हुआ। तो 23.5 डिग्री जो होता है उत्तरी अक्षांश को उसे माना जाता है कर्क रेखा। क्या माना जाता है, तो मकर रेखा भी एक होता है। ठीक है, तो मकर रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखो ये साउथ की ओर है, नीचे की ओर, क्योंकि ये इक्वेटर पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया। ठीक, एक उत्तर की और एक दूसरा दक्षिण। 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो बोलिए। तो देखो जब दो भाग में बांटे तो ऊपर का पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा मेरा, उत्तर, और नीचे का सेक्शन क्या कहलाएगा, दक्षिण। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, क्योंकि आपको बताइए ना ये लाइन हमारा क्या होता है, अक्षांश का लाइन होता है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसी को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहते हैं, और जैसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर चलेंगे वो क्या कहलाएगा, मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा। ठीक, कर्क रेखा मकर में रेखा में दो और शब्द इसमें यूज होगा आपका, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है, तो उसमें 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको कहा जाता है आर्कटिक ग्रुप। क्या कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है अटलांटिक वृत्त। बोलिए ग्रुप किस नाम से आ जाता है, अटलांटिक वृत्त के नाम से। ठीक है, तो आर्कटिक और अटलांटिक दो शब्द से ध्यान रखिएगा। आर्कटिक, तो आर्कटिक जब बोलेंगे तो कितना डिग्री अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश को, क्योंकि नॉर्थ की ओर हम लोग हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे हम लोग, आर्कटिक। क्या कहेंगे, आर्कटिक। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे अंटार्कटिका। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक। समझ में आई बात। तो आपको अक्षांश समझ में आया, देशांतर समझ में आया, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, आर्कटिक क्या है, अंटार्कटिका क्या है। ठीक है, ये सेक्शन समझ में आई बात। तो नाउ रिकॉल करो एक बात, टोटल महादेश विश्व में कितना है, 7। हम लोग सबसे बड़ा महादेश, हम लोग किस महादेश में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भूमध्य रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, कितने डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश से। कितना डिग्री अक्षांश से, इसीलिए इक्वेटोरियल लाइन इसी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा कितने डिग्री को बोला जाता है, उत्तरी की दक्षिणी। हाँ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री। और मकर रेखा, ठीक है, आर्कटिक का पोजीशन कितना है, 66.5 क्या, उत्तरी अक्षांश। भूलिएगा नहीं, इसी का लॉजिक है, आर्कटिक। और अंटार्कटिक कौन सा है, कितना डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है, अक्षांश की टोटल संख्या 180। अगर 0 डिग्री को गिन लेगा तो 181। और देशांतर की टोटल संख्या 360। 1 डिग्री आगे, आपका बोला गया 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट। कितने मिनट के बराबर, मतलब ये देखो देशांतर रेखा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। यहां तक दिक्कत, यहीं से 4-5 क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। और एकदम ध्यान से समझना, एकदम एक भी नंबर नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब हम लोग इसका पोजीशन के बारे में बातें पढ़ेंगे। पहले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आज भारत का विस्तार। अब हम लोग आएंगे थोड़ी भारत का इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का नक्शा जो होता है बहुत ही लाजवाब है। लाजवाब कहने का मतलब है ये 3 तरफ से, मतलब प्राकृतिक दृष्टि से हम लोग का देश सुरक्षित है। ठीक, 3 तरफ देखो सागर, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ रेगिस्तान।
इसीलिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से पूरी तरह भारत के लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो कहीं खाली समुद्रे हैं, कहीं तो रेगिस्ताने है, कहीं पहाड़े है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय पर्वत है और एक तरफ रेगिस्तान है। ठीक, अब बोलेंगे सर समुद्र यहाँ दुए का दिखा रहे, तीसरा समुद्र क्या है? देखो, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, दूसरा तरफ है अरब सागर, और यहीं पर पाया जाता है हिंद महासागर। और यही हिंद महासागर जो होता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को विभाजित करती है। ठीक, इसी को कहा जाता है कैप। बताएंगे अभी सारा कुछ। तो इसीलिए जो होता है भारत जो होता है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, एक और हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और एक रेगिस्तान। तो भारत में अगर कोई आदमी आएगा तो आएगा किधर से? किधर से प्रवेश करेगा? भारत में घुसना चाहेगा तो ये हिमालय का ऊंची पहाड़ी पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस समुद्र को इतना लांग पाएगा ही? अब बजरंग बली तो नहीं है, एक छलांग में एक आदमी पार हो गया। हजारों। तो भारत का न्यू पड़ा कैसे? खोजा कौन भारत? कोई तो खोजा होगा। कौन खोजा? अरे वास्को डिगामा तो पागल, वो नाम दिया है कि ये इंडिया है। तो वास्को डिगामा से भी पहले तो भारत में रहता तभी ना हुआ आया। तो न्यू कैसी बड़ी सृष्टि की भारत भाई है, हम लोग भारत में आए हैं। तो देखो भारत में जो पहुंचने का जो जरिया था यही था एक रेगिस्तानी एरिया। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कहां घुसेगा? भारत। और जब भारत घुसेगा तो भारत में ऐसी नहीं घुसेगा, वहां भी सुरक्षा होता है। एक नदी होती है जो तिब्बत से निकलती है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? और सिंधु नदी जो होता है हिमालय पर्वत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए कहां गिरती है? अरब सागर। ठीक है, तब इस सिंधु नदी को भी लांघना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा भारत का जो माना जाता है ऐसा काल्पनिक की भारत का जो नामकरण देने वाले थे उसी सिंधु में निवास करने वाले लोग थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री में, जैसा कि जानते हैं। तो सबसे पहले कौन आए थे? आर्य लोग भारत में एंट्री किए। तो आर्य लोग जो आए थे इसे सिंधु नदी के होकर से निवास किए थे। ठीक, तो चलिए मोस्ट वेलकम भारत का नामकरण के बारे में देखो। भारत का जो होता है विभिन्न विभिन्न लोगों ने विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा है। क्या क्या नाम से पुकारा है? देखो भारत का नामकरण कुछ लोगों ने क्या कहा? आर्याव्रत। क्या नाम दिया था? तो आर्याव्रत देने वाले कौन थे? जो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों ने इसका नामकरण किया था। जैसा कि हम लोग जाते हैं भारत को चार भागों में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यही मरुस्थल वाला एरिया आता है। तो इसीलिए जो भारत आर्याव्रत का जो नाम करने वाले थे वो आर्य लोग थे। कौन लोग थे? आर्य लोग। और ये मुख्य रूप से कहां निवास करते थे? उत्तर भारत में। कहां निवास करते थे? उत्तर भारत में। और उस जमाने में बोला गया है आर्यों की शक्तिशाली राजा था जिनका नाम क्या था? भरत। और उसी व्यक्ति के नाम पर पड़ा हमारे देश का भारतवर्ष। क्या नाम पड़ा? तो आपसे पूछा जाता है कि भारतवर्ष का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम कौन थे? आर्य। कौन व्यक्ति थे? आर्य। आर्य लोगों ने ही वहां का एक राजा था बहुत शक्तिशाली। जैसे मान लीजिए अभी आपकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए कि आप अपने मोहल्ले का एकलौता अधिकारी बन जाएंगे तो हो सकता है आपका नाम पर कुछ मकबरा बना दे, आपका नाम पर कुछ वहां बिल्डिंग बना दे, रोड बना दे। हाँ, रोड तो आम बात है कि हाँ इस मोहल्ला का रोड यहां से वहां तक जाता है। अरे मकबरा नहीं बना है। ताजमहल क्या है? मकबरा ही ना है। कौन किसकी याद में बना दिया था? मुमताज की याद। अब बताओ, मुमताज की याद में ताजमहल बना दिया। अब किसी को गिफ्ट करना रहता है तो भाई ताजमहल ही गिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ताज है तो उसी का तो शाहजहां आप लोग तो बन नहीं पाइएगा। तो कम से कम ऐसे अधिकारी बन जाए कि उस क्षेत्र का विकास करेंगे, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर भारतवर्ष का जो नींव करने वाले व्यक्ति थे उस भरत नाम का एक शक्तिशाली शासक थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। अभी नाम आएगा कौन कौन क्या नाम दिया, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद बोला गया है जैसा कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो माना जाता है सिंधु नदी। अब एक क्वेश्चन आएगा, देखो पुराने जमाने में जितने भी लोग निवास करते थे वो नदी का किनारे ही निवास करते थे। कोई भी व्यक्ति उसी स्थान पर निवास करेगा जहां पानी का साधन होगा। इसीलिए आप देखिएगा अगर आपके घर हैं, पुराने घर हैं, मिट्टी के घर बने होंगे तो देखोगे 1 से 2 किलोमीटर पर नदी हुआ करता था।
नदी डेफिनेट हुआ करता था, उसी जगह से निवास है। क्यों? क्योंकि आपका सारा कृषि कहाँ होगा? वही ना किनारे होगा, सब की सुविधाएं वहीं मिलेगी। इसी पुराने जमाने में जितने लोग बसते थे नदी के किनारे बसा करते थे। अब ऐसा नहीं सोचिए कि हजारीबाग में नदी थे, यहां भी किसी जमाने में था। और कहां था बताएं? अनादा कॉलेज कालीबाड़ी होते हुए एक नदी बहा करता था किसी जमाने, जो अभी नाला कहते हैं हम उसको। हाँ, वो नाला अब तो अनादा कॉलेज दिखाई नहीं दिखा वहां कहाँ है? हाँ, अभी उसको ढक दिया आगे जाके और खत्म हो गया। उधर जाओगे झंडा चौक तरफ तक लगभग खत्म हो गया। अब यहाँ बोलते हैं जैसे क्षिति तो पीछे में हॉस्पिटल का पीछे कौन है? कोनार पुल है ना, वो नदी तक किसी बोलता था बहाव नदी का होता था। अभी कोनार डैम है ना बना हुआ? नहीं है, बिशनगढ़ साइड में है। अभी देख रहे हैं 50 साल बाद देखना कहीं डैम उम गायब ना हो जाए। अरे गायब होने में टाइम लगेगा, भारत का नक्शा से मिटा दो अपने गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कारण बोला कि अब वैदिक आर्य जो थे सबसे पहले वो सिंधु घाटी में निवास करते थे। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ आर्यों लोगों ने इसे कहा भारतवर्ष। तो और भी तो शासन आए भारत में, और बोला ईरानियों ने इस नदी को किस नदी, ये हिंदू है ना, तो ईरान शब्द में जो होता है ना, ईरानी शब्द में वहां को पढ़ा जाता है आपका सौ को पढ़ा जाता है। हाँ, क्या पढ़ा जाता है? हाँ, वो लोग नहीं सौ नहीं पढ़ता, पढ़ता हाँ पढ़ता है। हम लोग जो सौ बोलते हैं ना, ईरानी लोग उसको सौ क्या बोलता है? हाँ बोलता है। तो हम लोग जिसको सिंधु बोलते थे वो लोग बोला उसको हिंदू। क्या नाम पड़ा? तो इसीलिए इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो सिंधु से वो लोग पढ़ता था हिंदू, तो बोलता हिंदू नदी। कौन सा नदी पार कर रहे? बोले हिंदू नदी। तो इसका नाम क्या? इसीलिए उन्होंने कह दिया उसको हिंदुस्तान। क्या कहा? तो इस भारत का जो हिंदुस्तान कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति तो जो लोग थे वो कौन लोग थे? ईरानी लोग। सही माई बात। जैसे हम लोग भी कुछ शब्द को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जैसे बोलते हैं झाखोटा भाषा में कहता है गाय को बोलते हैं गोरू, बोला जाता है ना, गाय यो बोला जाता है, लेकिन खोटा में गाय को गोरू रो बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग जैसे जगह में अलग अलग भाषाएं होती है ना, लेकिन सिर्फ इसीलिए वो लोग का भी शब्द था। हाँ हाँ, कुछ बोल सकता है, कहां भी करता है। अब मान लीजिए देखो अलग अलग भाषा में बोला ही जाता होगा, संथाली में कुछ अलग बोलता होगा, तेलुगु में अलग बोलेगा, तमिल में अलग बोलेगा, अरबियन में कुछ अलग बोलेगा। तो वो लोग आइडेंटिटी, जैसे आप लोग नहीं बोलते आइडेंटिटी, बहुत सारे गलती बोलते हैं ना। क्या कॉमन नाम बताओ? हा? नहीं नहीं, बहुत सारे कॉमन गलती करते हैं ह्यूमन बीइंग बोलचाल की भाषा में। तो अगर बोला जाएगा हिंदुस्तान का जो नामकरण देने वाले व्यक्ति कौन, किस देश के लोगों ने दिया था? ईरानियों ने। किस देश ने दिया था? ईरानियों ने। अब उसके बाद देखो, उसके बाद यूनानियों भी आए, यूनान लोग से भी आए। तो यूनानियों ने सिंधु नदी को जो कहते थे वो क्या कहते थे? इंडस। क्या कहते थे? इंडस। इसी कारण इस भारत का नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा? तो इंडिया नामकरण करने वाले व्यक्ति जो देश थे वो कौन थे? यूनान। कौन थे? यूनान। हिंदुस्तान कहने वाले यूनानी। और भारतवर्ष किसने किस नाम पर पड़ा था? भारत। और कहने वाले कौन थे? आर्य लोग। इसीलिए इसको आर्यव्रत भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आई बात। अब देखो कहानी अब भारत के नक्शा से चालू हो रहा है। जैसा कि आपको बताएं कि आर्य लोग जो भारत में प्रवेश करने का तो एक ही जरिया था, रेगिस्तान वाला एरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान होते हुए भारत में टेगा, क्योंकि ये समुद्र वाला जो ब्लू ब्लू टाइप है तो प्रवेश कर नहीं पाएगा। तो इन्होंने निवास स्थान पहले बनाया सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे। कहां पर निवास स्थान बनाया? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तो कहीं तो उद्गम होती होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है। सिंधु नदी जो निकलती है वो जनरली तिब्बत के मानसरोवर, देखो ये तिब्बत है, और उस तिब्बत के मानसरोवर के निकट एक जगह है जिसका नाम है सीन का बाब। क्या नाम है? पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां है, तो सिंधु नदी जो निकलेगी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कहां बोलो? तिब्बत नहीं, नेपाल में। नेपाल से सटा हुआ भाग, वो अपना कंट्री है, देश स्टेट है, अलग देश है तिब्बत। ठीक है, नेपाल से सटा हुआ है, देखो किनारे में ही है। नहीं, तिब्बत तिब्बत ये पलटन लोग जो आता है ना भारत के साथ बढ़ाएंगे एग्रीमेंट, व्यापारी एग्रीमेंट हुआ, वहां का जो आदिवासी है भारत के आने पर वीजा नहीं। देखो जो कपड़ा उलन उनका कपड़ा लेके नहीं आता है, हाँ वो उसका अलग अपना तिब्बतन कंट्री है। हाँ,
तो जान पहले समझिए, देखिए तो सिंधु नदी जो बोला गया, पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि नदी में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सब की चर्चा हो रही है, तो ये सभी बात आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि मन में जिज्ञासा नहीं होना चाहिए कि सिंधु नदी कहां से उद्गम स्थान हुआ, ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए। तो वही बोला गया, देखो सिंधु नदी जो माना जाता है एशिया के जो सबसे लंबी है उसमें से एक है। सबसे लंबी नदी नहीं है एशिया का, अगर विश्व की सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो नील नदी। कौन सा नदी है? नील नदी। तो जितने भी लंबी उसमें से एक गिना जाता है सिंधु नदी को। तो बोला गया है ये जो होता है पाकिस्तान, भारत, जो आपका जम्मू कश्मीर और चीन पश्चिमी तिब्बत के मध्य से बहती है। तो ये जनरली जो होता है सिंधु नदी जो निकलती है वो पाकिस्तान से तिब्बत के मानसरोवर, उस जगह का नाम नहीं भूलिएगा बार बार, सीन का बाब। क्या बोले? फिर से बोलो। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान बोलो तो कहां से, किस देश से, कहां से होता है? तिब्बत से। और जगह का नाम सीन का बाब से नामक जलधारा माना गया है, वहीं से इसका उद्गम स्थान है। और ये नदी की लंबाई जो मानी गई है 3610 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? मतलब ये नदी जो होती है तिब्बत होते हुए, पाक क्षेत्र होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां जो झेलम, ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हाँ, तिब्बत की ये क्या बोलते हैं आपका, सिंधु की सहायक नदियां। तो ये जो होते हैं, तो देखो कितना किलोमीटर का एरिया को कवर करती है? 3610 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है। तो आती है, और ये बोला गया है यहां से ये नदी तिब्बत पाकिस्तान के बीच बहती है, और एक पर्वत है, और सॉरी कश्मीर, मतलब पाकिस्तान इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं। ठीक है, उस भाई इसीलिए इसको बोला गया है, माने कश्मीर, कुछ भारत का एग्रीमेंट हुआ था ना, तो कुछ पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर एरिया है उधर से क्रॉस करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। जिस तरह भारत की गंगा नदी है उसी तरह पाकिस्तान की नदी है सबसे बड़ी लंबी प्रमुख नदी सिंधु। ठीक है, तो नदी में पूरी तरह से चलेंगे, अभी हमको केवल भारत का विस्तार में पढ़ रहे हैं, इसलिए जानिए थोड़ी थोड़ी। तो बहती है, एक पर्वत का नाम है, जिस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, के उत्तरी भाग से घूमते हुए ये दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बीच गुजरती है, और फिर जाकर ये कहां जाके मिल जाएगी? अरब सागर। तो दो क्वेश्चन नदी में इंपॉर्टेंट बनता है, एक कहां से निकलती है, कहां गिरती है, और ये पूरी यात्रा जो करती है कितनी किलोमीटर की यात्रा करती है। तो ये आउटलाइन लेते चलिए, क्योंकि जब हम लोग नदी, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत के मानसरोवर के जगह का नाम बोलो तो, हाँ, कितने किलोमीटर की यात्रा करती है? 3610 किलोमीटर। और ये गिरती कहां पर है? अरब सागर में गिरती है। तो देखो जब ये आई तो गिरी, तो आपका क्या बोले कि कोई भी भारत में अगर प्रवेश करेगा तो ये अरब सागर एरिया से तो प्रवेश करेगा नहीं, हिमालय वाला एरिया से प्रवेश करेगा नहीं, तो रेगिस्तानी एरिया से प्रवेश। तो इसीलिए आर्यों ने अपना निवास स्थान सिंधु नदी के किनारे बसाया था, फिर लोग भारत में आए। इसीलिए बोला अभी ये जगह है, क्या नाम दिया जाए? तो इन्होंने अपने आर्यावर्त नाम किया, भारतवर्ष पुकारा। जितने भी विदेशी घुसा भारत में इसी रास्ते से घुसेगा, सब टोटल उसी तरह रास्ते से घुसेगा, इधर कोई जरिया ही नहीं था। ठीक है, तो ये नदी जो होता है ज्यादातर अंश देखो कहां से प्रभावित होती है? पाकिस्तान में प्रभावित होती है। इसीलिए पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्र नदी है। जैसे राष्ट्र मतलब जैसे हमारा भारत का राष्ट्र नदी गंगा है ना, तो सबसे प्रमुख सबसे लंबी नदी भी भारत की क्या है? आपका गंगा नदी है। तो उसी प्रकार पाकिस्तान की अगर सबसे लंबी नदी का नाम बोलेंगे तो क्या नाम रहेगा? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु। और लोग का नेशनल रिवर जो पाकिस्तान का क्या है? सिंधु। कौन सा नदी? बोलता नहीं है, कौन सा नदी है? इतना एनर्जेटिक पढ़ा रहे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे, सब एग्जाम में आएगा, समझता नहीं है। कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया? अब आपका मन में आया कि सिंधु नदी है तो कोई तो विश्व का बड़ा नदी तो होगा, एशिया का कोई बड़ा नदी तो होगा। मन में जिज्ञासा जरूर जागेगा, नदी अगर जहां उछाल मारता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर पॉइंट के बाद एक नया क्वेश्चन उछाल मारेगा। इसीलिए एकदम ध्यान से समझिए, एकदम स्थिर रखिए, आपका हर सवाल का जवाब देंगे हम। चलो फाइनली बोलो, सिंधु नदी का उद्गम स्थान, जिस स्थान से निकलती उस जगह का नाम कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? पड़ता कहां पर है? तिब्बत का कहां पर? भर में। कितने किलोमीटर की यात्रा? 3 किस देश की मुख्य नदी है?
की, पाकिस्तान की है। सब पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, और इसका गिरती की कहां पर है ये? अरब सागर में। कहां पे गिरती है? अरब सागर में। अब आइए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी के बारे में। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर एशिया का सबसे लंबा नदी, क्योंकि हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, भारत किस महादेश में है, तो वहां पर भी तो कोई लंबा नदी होगा। तो देखो एशिया का सबसे लंबी नदी का है, जिसका नाम है चैंगजिंग ये नदी, जिसको कहा जाता है यांगजी, ठीक है, नदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? चैंगजिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, क्योंकि ये हाँ जनरली पड़ता है कहाँ? आपका चीन में पड़ता है, ठीक है, तो नाम तो वही रहेगा। तो एशिया का अगर बोला जाए सबसे लंबा नदी, तो उस नदी का नाम क्या है? हाँ, तो हिंदी में देखो क्या लिखा गया? जैंगजी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? जैंगजी, उल्टा जैंगजी। क्या बोला गया है इसको? अरे बोलो, बोलने नहीं आता तो लिखिएगा क्या? एशिया का सबसे लंबा नदी है ये, इसीलिए जानिए विश्व का सबसे लंबा नदी एशिया का, भारत का। आप दिमाग में देखो, एक दिन में नहीं, थोड़ा 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 कंटिनेंट पढ़ते जाओगे तब दिमाग में धंसता जाएगा। अभी हम लोग आउटलाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से रखिए। पहले दिन बोले थे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम बोलो, जैंगजी नदी। ये कहां पर पड़ता है? चीन में। कहां पड़ता है? चीन में। इसकी लंबाई जो माना गया है 6300 किलोमीटर। कितना माना गया है? और अभी बोले थे सिंधु नदी की लंबाई कितना बोले थे? 3610 किलोमीटर। कितना बताया गया था? तो है इसे लंबा। ये 6363 किलोमीटर लंबी है। सोचो कहां पहुंचा के 63 किलोमीटर में? नदी ही नदी। इसीलिए एशिया का सबसे लंबी नदी, भूलिएगा नहीं इस नदी का नाम, जैंगजिंग नदी। ये जो है ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में बहती है। कहां निकलेगी? कहां से ये? तिब्बत के, तिब्बत के। इसीलिए पाकिस्तान पाकिस्तान बोले, चीन तिब्बत को अपना अंग मानता है, लेकिन तिब्बतन लोग चीन को अपना अंग नहीं मानता है। यही विवाद चलता है, इसीलिए वो विवाद हमेशा चलता है। तो ये जो एशिया के सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम जैंगजी नदी, वो कहां से निकलता है? तिब्बत के पठार से। और ये गिरेगा कहां? पूर्वी चीन सागर में। कहां पे गिरेगा? कहां गिरेगा? कहां गिरेगा? तो बोलने में कौन सी होता है? इतना ना भार थरिया खा के खाना है सब, एकदम पूरा 5 गो आइटम खा के आया एकदम कि सर बुला लिए, अभी नहीं तो हम फलाट रहते, आराम से सोते। तो अभी बोलते ना, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। आप लोग आए तो कुछ पा रहे हैं, अब जो सुतले बिहान कर देगा तो जय हिंद जय भारत उसका। क्योंकि गिनाएंगे, देखो कितनी क्वेश्चन बनेगा अभी यहां से, अनलिमिटेड क्वेश्चन बनता है। तो आओ, ये आपका एशिया का सबसे लंबा नदी पता चल गया, ठीक। उसके बाद भारत, उसके बाद दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी। कहां है ये? दुनिया का जो सबसे लंबी नदी को बोला जाता है नील नदी। इसकी जो लंबाई माना है 6650 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? कितना मीटर लंबा है? तो इससे ये बड़ा है ना, यांगी से ये बड़ा है ना। तो देखो ये 6650 किलोमीटर की यात्रा करती है, और ये करता है कितनी यात्रा? समझ में आई बात? तो इसीलिए बोला गया। तो यहां से आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नील नदी और मेसोपोटामिया में होगा नील नदी। नील है, जब डिटेल में नदी में जाएंगे तो फिर हम क्लास दूसरा दुनिया में चल जाएंगे, नदी का दुनिया में। धैर्य रखो, सब चीज का जवाब देंगे। नहीं तो नदी अपना दुनिया है, ठीक है, पर्वत अपना दुनिया। अभी आपको तो बॉर्डर आ रहा है, इसलिए ये आउटलाइन दे रहे, क्योंकि आपका मन में क्वेश्चन है, इसलिए सबका जवाब देंगे। धैर्य रखो। तो यहां पर अभी हम लोग 3 तरह के नदी के बारे में, एक सिंधु नदी के बारे में, क्योंकि सिंधु नदी से हम लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है, पता चल गया। फिर एशिया, हम लोग कौन महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। तो एशिया महादेश का लंबा नदी के बारे में अभी आउटलाइन जानो। कौन सा नदी का नाम बताए थे? जाएंगे। ये इसकी लंबाई कितनी थी? ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद अगला, ये नदी कहां पर गिरती है आपका? कौन सा सागर में? सागर में। और दुनिया का सबसे लंबा नदी बोलेंगे तो कौन सा? इसकी लंबाई 6000, नहीं बोल रहा था बच्चा, कितना? अभी बोला तो सुनाई दिया ना।
तो बोले में कौन सी एनर्जी कहाँ लेके जाओगे? बेचोगे क्या 2-3 किलो? हाँ जी आज एनर्जी बचा लिए सेंटर से, लेना उधार ले लो हमसे। रहता तो बढ़िया रहता। 6,650 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद भारत के महादेश में रहते हैं हम लोग, भारत में, सॉरी महादेश में, भारत देश में रहते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितना है? 2025 में चल रहे हैं तो 25-25 बोल दो, 25-25 किलोमीटर। याद रहेगा ट्रिक्स कि 2025 से ना चल रहा है, तो बस गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर। अभी 25-25 कहने का मतलब ये 25-25, हाँ 2525। सही में बात, ये तो कोड आपको भूलेगा नहीं आपका कि 25 से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है गंगा नदी को किसको मानी जाती है? इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। और ये भी कहीं से निवास निकलती होगी, तो देखो ये निकलती है हिमालय का एक जगह है, कहां से? उत्तराखंड या गंगोत्री बोला जाता है, गंगोत्री से निकलेगी। और ये बहाव कौन कौन सा टच करती है राज्य से? देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए कहां गिरेगी? तो इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए कौन सा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। दूसरा पूछा जाता है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा राज्य बोलिए कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो देखो सबसे ज्यादा एरिया हम लोग के एरिया में पड़ता है, ठीक है, इसलिए तबाही सबसे ज्यादा हम लोग का मत आता है, क्योंकि लास्ट आता है, बोलते ना ये शुरू में तबाही मचाएगा या लास्ट में, बीच वाला में शांत रहता है। इसीलिए था, याद रखिएगा जी जी, 2 नाम, एक है ओ से उत्तराखंड, यू से उत्तर प्रदेश, और बाकी 3 को अपना राज्य जो सटा हुआ राज्य, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और गिरेगी कहां से? बंगाल की खाड़ी में आके गिरेगी, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान कहां पर है? हिमालय के गंगोत्री। कहां पर? बोलते नहीं है गंगा नदी का उद्गम स्थान। और किन किन राज्यों से क्रॉस करती है बोलो? उत्तराखंड। एक दूसरे को सुन के बोलता है, नहीं बोलेगा। इसका टोटल लंबाई कितना है? ठीक, अब आपको 4 नदी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो गया। अब चलिए अब आ रहे, देखो ध्यान से समझना, इस ग्लोबल मैप पर जो है भारत का नक्शा दिखाएगा, प्रैक्टिस करोगे नक्शा का। हम इसलिए बनाकर रिप्रेजेंट पहले कर दिए जो हमको समझाना है। भारत का बोला गया, देखो ग्लोब पर भारत को जो बोला गया है, उप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार में रखा गया है। ये जो हमारा भारत जो होता है इस ग्लोब पर कौन सा एरिया में दर्शाया गया है? दक्षिणी हिस्सा में। कौन सा हिस्सा में दर्शाया गया है? ग्लोब के मैप पर दर्शाया गया है। तो बोला गया है भारतीय जो होता है उप महाद्वीप की उत्तरी सीमा, जो देखो हम लोग का 4 सेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, एक करता हम लोग का वेस्ट, और दूसरा कौन सा पड़ता है? ईस्ट। देखो भारतीय उप महाद्वीप का जो उत्तरी सीमा जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है। देखो ये उत्तर वाला एरिया पूरा का पूरा कौन सा आपका एरिया करता है? पर्वत। जितने पूरा का पूरा उत्तरी सीमा जो होता है हम लोग पर्वत से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? तो वही बोला गया इसका उत्तरी सीमा नवीन पर्वत श्रृंखला जो भारतीय भूखंड को हजारों किलोमीटर से घिरी हुई है। पूरा का पूरा ये एरिया जो होता है पर्वतीय एरिया से घिरा हुआ है। दूसरा बात बोला गया है, अतः इसके अंतर्गत जो उत्तर एरिया में कौन कौन सा? हिमालय पर्वत, ठीक है, जो हम लोग को रोक के रखता है। दूसरा बोला गया उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत मिलेगा? हिंदू कुश पर्वत। देखो उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये पश्चिम, कौन सा पर्वत आपका आता है? हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। एक तरफ हिमालय पर्वत और दूसरा हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत का पोजीशन कहां है? उत्तर पश्चिम में। फिर उसके बाद उत्तर पूरब, जब उत्तर से हम लोग पूरब की ओर पढ़ेंगे तो बहुत सारे हम लोग का पर्वत श्रृंखला जो पहाड़ियां देखने को मिलती है, ठीक है। तो वही बोला गया उत्तर पूर्व में जो मिलेगा क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। और ये पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक रूप से भारतीय उप महाद्वीप को किससे अलग करती है? एशिया महाद्वीप। मतलब एशिया महादेश में अगर सबसे सुरक्षित, सबसे सुटेबल जगह जो हम लोग का भारत है। अभी जो देखने गया था ना, कौन गए थे? कौन थे? शुक्ला, क्या नाम था? अंतरिक्ष में गए थे, अरे नाम भूल गया उसका। राकेश शर्मा के बाद भारत की तरफ से जाने वाले वही व्यक्ति थे अभी इस बार, ठीक है, देख लीजिएगा। तो वो जो होता है, तो इसीलिए ये उपमहाद्वीप है। तो इसका भारत का पोजीशन समझ में आ गया।
ये उत्तर में कौन सा पर्वत पड़ता है? अरे बोलो कौन सा पर्वत? हिमालय। उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां पड़ती है, और बाकी प्राकृतिक आपदा से भरा हुआ है। ये था इसका एक साइड का आउटलाइन। दूसरी तरफ देखिए, किसी अब एक शब्द यहां पर यूज किया गया है, प्रायद्वीप। समझिएगा व्हाट क्या बोलिए? अच्छा, हम प्रायद्वीप बोले जा रहे थे, पहले बोल दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, ज्योग्राफी हाई एक्साइटमेंट पेपर, अगर पढ़ोगे अच्छा से तो देखो जनरली प्रायद्वीप हम इसमें वर्ड का यूज करेंगे तो क्या होता है प्रायद्वीप, उसके बारे में जानना। क्योंकि देखो ज्योग्राफी का इनिशियल एक एक वर्ड को समझोगे तब आगे चल के सब मीनिंग, क्योंकि आगे सब वर्ड यूज नहीं होगा, डायरेक्ट बोलेंगे तो सर ये क्या हो रहा है उसका मीनिंग। देखो बोला गया किसी महाद्वीप का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होगा। अगर कोई भूभाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा होगा तो उस भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? प्रायद्वीप, और इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया कि वह भूभाग जो तीनों ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से। किससे घिरा हो? समुद्र से। तो वो भाग हमारा कहता है प्रायद्वीप या पेनिनसुला। देखो ये भारत का मैप था, ये देखो एक तरफ अरब सागर, दूसरा तरफ बंगाली खाड़ी और तीसरा हिंद महासागर, तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत के साथ जो वर्ड यूज होता है उस वर्ड का यूज होता है प्रायद्वीप। सही में भाई? तो प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया। तो सब वह भूभाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बोलने में कौन चीज लगता है? अब देखो, अब प्रायद्वीप, अब वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसका मीनिंग अब हम प्रायद्वीप का नहीं बताएंगे, अब उसका नाम सा डायरेक्ट यूज होगा। देखो भारत का जो दक्षिणी भाग प्रायद्वीप होने के कारण पूर्व में एक सागर पड़ता, क्या पड़ता है? बंगाल की। देखो पूर्व में है ये साइड में, कौन सा है पूर्व में भारत का? बंगाल की खाड़ी। फिर पश्चिम में क्या मिलता है आपका? अरब सागर। और ये हमारा साउथ का एरिया रहता है, साउथ में क्या मिलता है आपका? हिंद महासागर। तो आपको बोला जाएगा भारत का जो होता है सागरीय क्षेत्र में दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? दक्षिण में बोल रहे हैं, दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में, पूरब में, पूरब में, और पश्चिम में, पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में, पूरब में, और पश्चिम में, और दक्षिण में। तो इसीलिए तीनों ओर से घिरा होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा? ठीक है। देखो अब क्या हुआ, अब ये समुद्र जो अरब हिंद महासागर है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को विभाजित करती है। तो देखो वही लिखा गया है नेक्स्ट लाइन में कि भारतीय प्रायद्वीप। समझ में आ गया प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ? तो बोला गया भारतीय प्रायद्वीप जो होता है हिंद महासागर की ओर पतला होते जाता है। देखो इसका जो साउथ का जो रीजन है धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, पतला होते जाता है ना। तो वही बोला गया है कि भारतीय प्रायद्वीप जो हिंद महासागर की ओर पतला होता जाता है, जिस कारण हिंद महासागर दो सीमांत समुद्र में विभाजित करती है। तो ये जो हिंद महासागर होती है दो सीमांत समुद्रों में क्या हो जाती है? विभक्त। इसका पूर्वी छोर क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी छोर क्या पड़ता है? तो अब आपको पता होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं बोल दीजिएगा, इसीलिए रिपोर्ट किया गया है कि भारत का मैप पर किधर अरब सागर है, किधर बंगाल की खाड़ी है, किधर अरब सागर है। न तो बोल देंगे सर इधर है बंगाल की खाड़ी। नहीं नहीं, भारत का पश्चिमी छोर में कौन सा सागर है? और पूर्वी में और दक्षिणी में। ठीक, और ये जो होता है आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन महासागर डिवाइड करता है? हिंद महासागर। तो भारत किस महासागर की ओर पतला होता गया है? किस महासागर की ओर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप देखो अभी तो है चाल प्रारंभ है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। आइए उसके बाद अगला समझो। बोला गया है देखो ये दोनों समुद्र मतलब हिंद बंगाल की खाड़ी और
बोला गया ये दोनों समुद्र भारत को क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तटों को स्पर्श करती है, इसीलिए भारत का दक्षिणी सीमा बनाएगा। कौन सा सीमा बनाता है ये? दक्षिणी सीमा। अब इसमें एक वर्ड यूज होगा आगे में, देखो। भारतीय प्रायद्वीप ने अपने दक्षिणी छोर को कहा जाता है अंतरीप। क्या कहा जाता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैप। क्या कहते हैं? कैप का रूप ले लिया। देखो इसका अंतरी छोर जो होता है एक कैप का आकार लिया जाता है, जिसे कहा जाता है कैप कैमोरीन। कहा कहा जाता है? जिसको हिंदी में कहते हैं कुमारी अंतरीप। क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछा जाएगा कैप कैमोरीन भारत का किस छोर में है? कौन सा छोर में? देखो नक्शा पर देखना है तो देखो यही वाला पॉइंट, इसका दक्षिणी पॉइंट। इसी दक्षिणी, हाँ, कन्याकुमारी जो किया गया, इसी दक्षिणी पॉइंट को कहा जाता है कैप कैमोरीन। क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम कैप कैमोरीन, जो दूसरी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? कन्याकुमारी, है ना। तो कहा एकदम पाकिस्तान, क्या बोलते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर के पूरा अंतिम छोर, मैंने वेस्ट बंगाल का अंतिम छोर तक चले जाता है। यहाँ पर मिजोरम 7 सिस्टर वाला एरिया तक, यहां तक भारत का नक्शा है। तो भारत का अगर पूछा जाए दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? क्या कैमोरीन। क्या नाम है? क्या दक्षिणी छोर का नाम? दक्षिणी छोर। ठीक, यहां तक समझ में आया? अभी यहीं तक, इसके बाद अभी और आगे चलेगी। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।